students, this is your lecture number 4 of unit 2nd. Subject is Principles of Management. And in this lecture we will discuss about the decision making. So what is the decision making? Making decisions is a central part of any management role, a core element in problem solving and important in a range of other social and business activities. And good managers make timely decisions. Lucky ones get them right. That means 100% श्योरिटी नहीं होती कि आपके डिसीजंस है वो हमेशा सही ही होंगे. आप डिसीजंस लेते हो, आपकी कैपेबिलिटी है डिसीजन मेकिंग की, बट आपके डिसीजंस सही भी हो सकते हैं और गलत भी. और बट आपको हमेशा डिसीजन मेकिंग के टाइम आपको अल्टरनेटिव्स, अनसर्टेनिटी और हाई रिस्क कॉन्सिक्वेंस, इन सब बातों के बारे में ध्यान रखना होता है. प्लस इंटरपर्सनल इश्यूज़, कॉम्प्लेक्सिटी, अगर इन सब बातों का हम ध्यान रखते हैं डिसीजन मेकिंग में तो हमारे डिसीजंस 100% सही होते हैं. बहुत कम चांसेस होंगे कि आपका डिसीजन सही ना हो. बट अगर आपने इन सब में से किसी भी फैक्टर को इग्नोर कर दिया इन द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग तो आपको डिसीजन है वो 100% डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है. एंड देयर आर 3 एलिमेंट्स टू एनी डिसीजन: अल्टरनेटिव्स, प्रेफरेंसेस एंड इंफॉर्मेशन. दैट मीन्स आपके पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं. अगर हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं कि हमें ये काम कंप्लीट करना है तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो सकते हैं. देन प्रेफरेंसेस, उनमें से हमें अल्टरनेटिव्स में से किसको प्रेफरेंस ज़्यादा देनी है. एंड देन इंफॉर्मेशन, और क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो हम डिसीजन ले रहे हैं जिसके लिए. सो इफ देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, देयर इज़ नो डिसीजन टू मेक, यू हैव एन इशू दैट रिक्वायर मैनेजिंग. वेयर देयर आर अल्टरनेटिव्स, there has to be a degree of uncertainty as to which alternative is best for a decision to be required. इसके अलावा हम कुछ स्टेप्स हैं डिसीजन मेकिंग की जिनके बारे में स्टडी करते हैं, तो वो आपको मैं एक डायग्राम है उसके थ्रू दिखाता हूँ. सो दीज आर द 7 स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग. इन 7 स्टेप से हम समझ सकते हैं कि आपको अगर डिसीजन मेकिंग या डिसीजन लेना है, डिसीजन अपना बनाना है, तो वो डिसीजन मेकिंग आपका कैसे इफेक्टिव हो सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइड द डिसीजन. दैट मीन्स हमें आइडेंटिफाई ये करना है कि हमारा डिसीजन होगा क्या. देन गैदर इन्फॉर्मेशन. सेकंड पॉइंट के ऊपर हमें उसकी इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करनी है ताकि हमें जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है हमारे डिसीजन के लिए वो सब मिल जाए. देन आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स. जो भी अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करना है. किसी भी एक डिसीजन के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, बट वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द अल्टरनेटिव्स. देन वेट द एविडेंस. नाउ वी हैव मैनी अल्टरनेटिव्स एंड वी हैव मैनी एविडेंसेस. देन वी हैव टू कंक्लूड और वी हैव टू चूज सम वन ऑफ देम एंड वी हैव टू वेटेज विच वन इज बेटर एंड विच वन इज लोअर. सो वी हैव टू वेटेज अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेज. देन चूज अमंग अल्टरनेटिव्स. जब हमने अल्टरनेटिव्स थे, अल्टरनेटिव डिसाइड किए, अल्टरनेटिव्स को वेटेज भी दे के देखा, तब हमें उन अल्टरनेटिव्स में से एक को चूज करना है, सेलेक्ट करना है. आफ्टर दैट वी हैव टू टेक एक्शन एंड दिस इज द स्टेप नंबर 6, टेक एक्शन. तो उनके अकॉर्डिंग जो अल्टरनेटिव चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग हम अपने एक्शंस ले सकते हैं. एंड देन नंबर 7, जब हमने कंप्लीट प्रोसेस किया तो उसके बाद आपको एक बार अपने डिसीजन को रिव्यू भी कर लेना चाहिए कि मैंने जो सारी चीज़ें हैं, उन इन्फॉर्मेशन है, आपके आइडेंटिटी है, आइडेंटिफाई किया अल्टरनेटिव्स को, उन सब चीज़ों के बाद मैंने जो डिसीजन लिया है वो प्रॉपर सही है या गलत है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती. तो ये बाय स्टेप आपकी जो प्रोसेस है आपके डिसीजन मेकिंग के लिए, अगर हम इन सारी स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हो सकती हैं और उन्हें हम अच्छे से फॉलो कर सकते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए. तो ये है आपके कुछ स्टेप्स जो कि आपको इम्पॉर्टेंट हैं आपके डिसीजन मेकिंग के. If a decision is required, personal preferences and value play a significant part in the decision making process, and our preferences are affected by innate personal bias and social context we are deciding within. तो कभी भी हमें इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए कि हम अपने डिसीजन लेते टाइम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर हम डिसीजन ले रहे हैं तो हमारे पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं या वैल्यूज़ हैं तो उनको हम अपने डिसीजन मेकिंग से दूर रखें. कितना भी अपना डिसीजन हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर बेनिफिशियल है तो हमें वहाँ पे किसी पर्सनल वर्कर या फिर पर्सनल एम्प्लॉयज़ को पर्टिकुलर बेनिफिट देने के लिए अपने डिसीजंस हैं उनमें चेंजेस नहीं करने चाहिए. तो दैट मीन्स हमारे पास जब डिसीजन मेकिंग की
पावर है, कैपेबिलिटी है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग आपके डिसीजंस हैं उनको कितना सही और अच्छे से लेना है, उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। रिसर्च सजेस्ट दैट सोशल रूल्स प्ले ए सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट इन हाउ वी मेक डिसीजंस regardless of our own preferences. We internalize our environment, the role that we play within that environment, and what expected behavior looks like within those roles. तो सिर्फ हमारी प्रेफरेंसेस को छोड़ के हमें हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको देखना है, उसके अंदर सभी का क्या रोल है, क्या कौन काम करता है, उन चीज़ों को हमें देखना है, क्या आपके बिहेवियर से एक्सपेक्टेशंस हैं, हमें उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जिसका जो रोल है, जिसको जो अथॉरिटीज़ दी हुई हैं, जिसको जो जॉब दी हुई है, ड्यूटीज़ असाइंड है, उनके अकॉर्डिंग वो अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा। समटाइम्स द रूल वी रिस्पॉन्ड टू आर फॉर्मली आर्टिकुलेटेड, इन मैनी केसेस they are informally established and simply reflect the operating culture, the way we do things around here. तो दैट मीन्स हम कई बार ऐसे केसेस देखते हैं जिनके अंदर ऐसा होता है कि फॉर्मलिटी या फॉर्मेलिटी के लिए काफ़ी सारे डिसीजंस बनाए जाते हैं और उनका आपके ऑपरेशंस कल्चर के ऊपर काफ़ी इफेक्ट होता है। अगर अच्छे हैं तो द वे वी डू थिंग्स अराउंड हियर, दैट मीन्स हमारे जो डिसीजंस हैं वो हम जो काम कर रहे हैं उसके चारों तरफ वो रिफ्लेक्ट होता है। हमारे डिसीजंस ही हैं जिनकी वजह से हमें ये इफेक्ट देखने को मिलता है। देन प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग, दिस वर दैट थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल डिसीजन मेकिंग जो हम बुक्स में पढ़ते हैं समझते हैं, बट अगर एक्चुअल में हम डिसीजन मेकिंग देखते हैं तो दैट मीन्स द प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग ऑलवेज इन्वॉल्व ए लेवल ऑफ एथिक्स एंड डिग्री ऑफ रिस्क, जिसमें आपको अपने एथिक्स हैं उनको भी फॉलो करना है, प्लस साथ में आपको वहाँ पे रिस्क भी लेके चलना होता है। एथिक्स फ्रेम एंड हेल्प डिफ्रेंशिएट, किस चीज़ में डिफ्रेंशिएट होता है, आपके राइट फ्रॉम रॉन्ग, जो भी आपका गलत है उससे सही के बीच में, गुड फ्रॉम बैड, डिज़ायरेबल फ्रॉम अनडिज़ायरेबल, एंड जस्ट एंड फेयर फ्रॉम अनजस्ट एंड अनफेयर। बट देयर आर फ्यू सिचुएशंस वेयर द बेस्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली क्लियर कट। तो हमें मोस्टली एथिक्स को अगर फॉलो करना है तो हमें इन सब चीज़ों के अंदर डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, हमें उनके बीच में फ्रेम्स बनानी आनी चाहिए कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है, क्या किस चीज़ की हमें डिज़ायर है, किस चीज़ की डिज़ायर्स नहीं है। और कोई भी काम अगर सिर्फ जस्ट अच्छा और फेयर है, उसके अलावा अनफेयर ना हो, तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम ध्यान रखें हमारे एथिक्स के अकॉर्डिंग कि हम डिसीजन ले रहे हैं तो हम इन सब चीज़ों को फॉलो करें। बट कुछ डिसीजन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हमारे पास सिर्फ बेस्ट ऑप्शन होता है, वो क्लियर कट होता है कि हाँ हमें यही ऑप्शन चूज़ करना है, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। वन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग द बेस्ट ऑप्शन इज टू वेट अप द इफेक्ट ऑफ ईच ऑप्शन बीइंग कंसिडर्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। तो दैट मीन्स हमारे पास जितने अल्टरनेटिव्स हैं, जो ऑप्शंस हैं हमारे पास हैं, उनको सबको वेटअप करना है या वेटेज देना है कि उनका क्या इफेक्ट होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी के ऊपर और ऑब्जेक्टिव के ऊपर। जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमें अचीव करने हैं, हमारा मिशन है, बहुत हॉलिस्टिकली एंड एट द प्रोजेक्ट लेवल। तो दैट मीन्स अपने परमानेंट ऑब्जेक्टिव्स और जो आपके प्रोजेक्ट लेवल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके ऊपर भी देयर आर विल बी ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाट्स बेस्ट और ईजिएस्ट इन द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंस ऑफ द डिसीजंस। हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है आपके डिसीजंस में कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या हमारे लिए इजी है। तो दोनों चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस है आपका। अगर जो अच्छा है तो हमेशा वो ज़रूरी नहीं है कि इजी भी हो, जो अच्छा होगा उसमें हमें टफ डिसीजंस भी लेने पड़ सकते हैं, बट वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे डिसीजंस हो सकते हैं, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग टर्म के लिए रन कर सकती है। बट जो हम इजी अगर ऑप्शन चूज़ करते हैं, वहाँ पे अगर हमारी डिसीजन कैपेबिलिटी में हमने ये डिसाइड किया कि हमारे लिए इजी क्या रहेगा, तो दैट मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो लंबे टाइम तक काम करे। बट अगर शॉर्ट टर्म डिसीजन लेना है तो वहाँ पे हम ईजीएस्ट वे है सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्टिंग ऑल डिसीजंस आर रिस्की इज वन मोर ऑफन चैलेंजिंग। दूसरा, हमारे पास जितने भी डिसीजंस होते हैं अगर हम उन सब को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो भी हमारे लिए रिस्की हो सकता है या फिर ज़्यादा चैलेंजिंग भी हो सकता है। The simple fact is there is no uncertainty, there is no need for a decision। और आपकी जब अनसर्टेनिटी होती है तभी हमें डिसीजन लेना पड़ता है। दैट मीन्स अगर आपके पास फ्यूचर में कोई सर्टेनिटी है तो हमें वहाँ पे डिसीजन लेने की ज़रूरत ही नहीं है,
दैट मीन्स वो काम तो हमें करना ही है, बट हमें डिसीजन मेकिंग तब लेनी होती है जब हमारे पास अल्टरनेटिव्स होते हैं। अल्टरनेटिव्स हैं देन इट मीन्स वी हैव सम अनसर्टेनिटी कि हमारे पास उन डिसीजंस के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट हमें मिल सकता है। उनमें से कोई भी डिसीजन आपका सही भी हो सकता है, कोई भी डिसीजन आपका गलत भी हो सकता है। तो उन सब डिसीजंस को लेके ही हमें हमारे रिस्क फैक्टर को लेके हमारे डिसीजंस हैं उनको लेना होता है। और आपके रिस्क फैक्टर है, अनसर्टेनिटी है, वो अलग अलग टाइप की हो सकती है। आपके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हो सकती है, आपके सीज़न के अकॉर्डिंग हो सकती है, या फिर आपके मार्केट के अकॉर्डिंग हो सकती है। तो जैसे कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ पे मार्केट के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे, तो उनकी वजह से क्या हो सकता है, आपका जो प्रोडक्ट है वो आपने जिस क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस किया है उस क्वांटिटी के अंदर वो सेल आउट नहीं हो सकता। कुछ टाइम पहले डिमोनेटाइजेशन की प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें हैं वो इफ़ेक्ट हो जाती हैं। उस टाइम जो आपके डिसीजन थे वो 100% सही हो या नहीं हो, उन चीज़ों से हमें इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं कुछ अनएक्सपेक्टेड, अनसर्टेन, जिनका कभी भी हमें पता नहीं चलता है कि ये कभी भी हो सकता है और कैसे हो सकता है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें अनसर्टेनिटी का, तो आज के टाइम में हम जो पेंडेमिक झेल रहे हैं कोविड-19 का, तो वो भी आपकी एक अनसर्टेनिटी है। काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो प्रॉपरली रन कर रही थी, बट इस लॉकडाउन की वजह से उन्हें अपना काम, अपना प्रोडक्शन है वो सारा होल्ड करना पड़ा। तो उसकी वजह से भी उन्हें काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है। प्लस इनकी वजह से क्या हो सकता है कि एक सिनारियो चेंज हो जाता है, लोगों की मेंटलिटी चेंज हो जाती है, उनका अलग अलग जो प्रोडक्ट उनको रिक्वायर्ड थे उन प्रोडक्ट से उनका इंटरेस्ट है वो कम हो सकता है, वो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर वो जा सकते हैं कि जिससे मार्केट में कम्प्लीटली कंपटीशन है वो चेंज हो जाता है। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होती है कि उस टाइम हमें क्या डिसीजंस लेने हैं, वो हमारी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, ताकि हम अपने डिसीजंस हैं उनको स्लोली या फिर रेंडमली चेंज कर सकें, वो फ्लेक्सिबल रहें। टीम मेंबर्स शुड बी एनकरेज हैंडलिंग all the day-to-day decisions and only escalating decisions on an exceptional basis. Some of the factors that indicate escalation is needed include, तो that means आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपके जो टीम मेंबर्स हैं, उनको हमें एनकरेज करना है डे टू डे डिसीजंस के लिए, और हमें उन्हें कुछ फैक्टर्स जो हम इंडिकेट करते हैं हमारे डिसीजंस में, तो वो हमें क्लियर रहनी चाहिए। इज़ देयर एन इम्पैक्ट टू एफर्ट, ड्यूरेशन और कॉस्ट, कि हमारा जो डिसीजन है उसके अंदर क्या इम्पेक्ट आएगा, एफर्ट का, ड्यूरेशन का या कॉस्ट का, कितने हमें एफर्ट लगाना है, क्या हमें टाइम ड्यूरेशन इसके अंदर अप्लाई करना है, या कितनी कॉस्ट हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। विल द डिसीजन रिक्वायर यू टू गो आउट ऑफ स्कोप और डेरिवेट फ्रॉम प्रीवियसली एग्रीड अपॉन स्पेसिफिकेशंस। आपको एक डिसीजन ऐसा भी लेना पड़ सकता है जहाँ पे आपको ये लगे कि क्या हम हमारे स्कोप से बाहर हो जाएंगे, कि दैट मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट है उसका स्कोप रहेगा या नहीं रहेगा आने वाले टाइम में, या फिर आपकी जो प्रीवियसली स्पेसिफिकेशंस हैं वो आने वाले टाइम में कैसे चेंज हो सकती हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर भी हमें डिसीजन लेने के बारे में सोचना पड़ता है। इज़ द डिसीजन पॉलिटिकली सेंसिटिव, हमारा जो डिसीजन है कहीं वो पॉलिटिकली सेंसिटिव तो नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसका कोई और इफेक्ट उठा के या फिर उसका बेनिफिट उठा के हमारे अगेंस्ट में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ भी नुकसान पैदा कर सके। तो दैट मीन्स वो सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए। हमारे जो भी डिसीजंस होते हैं वो डिसीजन हमेशा क्लियर होने चाहिए। विल द डिसीजन रिक्वायर यू टू मिस ए प्रीवियसली एग्रीड अपॉन कमिटमेंट, आपने जो एक कमिटमेंट किया था वो अगर आपका मिस हो जाता है, बाई चांस आपने जो कमिटमेंट किया, आपने जो काम लिया वो वहाँ पे मिस हो गया, तो वहाँ पे भी आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है कि अब हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमें आगे क्या करना है। सो विल द डिसीजन अपॉन द प्रोजेक्ट टू फ्यूचर रिस्क, आपके प्रोजेक्ट की फ्यूचर रिस्क क्या है उसके ऊपर हमें अगर डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन हमारा क्या रहेगा। तो दीज आर द सम फैक्टर्स विच कैन इंक्लूड डिसीजन मेकिंग। तो दैट मीन्स वाई वी आर चूजिंग द कॉन्सेप्ट एंड वाई वी हैव टू consider about the decision making concept. So these are the main factors in which we have to consider, we have to understand that decision making is an important factor for the leaders of an organization while making the policies, and then we have to consider all the factors, all the alternatives, all the factors, and we have to choose among the best among all the alternatives. Then we have to decide what to do or what do not to do. तो आई थिंक डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट हैं वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हैं।
और आप लोगों को इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।